Hello students, we will continue the chapter tissues. We will continue the chapter tissues. टिश्यूज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। टिश्यूज़ में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के होते हैं, एपिकल होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं और लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। परमानेंट भी हमने 3 टाइप के पढ़े। परमानेंट कौन कौन से 3 टाइप के पढ़े हमने? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल पढ़े। सिंपल में पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम और स्पेशल में एपिडर्मिस और कॉर्क। अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। वो टिश्यू जो एनिमल में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनिमल टिश्यूज़। ये होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं अभी? 4 टाइप के हमें स्टडी करने हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट है, क्या है? फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। पहला हमें पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू और लास्ट में चौथा हमें क्या पढ़ना है? नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू जो हर जगह कवरिंग बनाती है, जो सबसे आउटर लाइनिंग होती है किसी भी ऑर्गन की, जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग होगी, सबसे बाहर वाली सेल्स की लेयर होगी, उसे हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। जो भी 2 टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है, टाइप ए और टाइप बी के टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। उसे हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। मसल्स में क्या पाई जाती है? मस्कुलर टिश्यू। मसल्स में क्या मिलेगी? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की खास बात क्या है कि उनकी लेंथ चेंज होती रहती है। ज़रूरत के हिसाब से ये छोटे भी हो जाते हैं और ये छोटे भी हो जाते हैं और यही ज़रूरत पड़ने पर और बड़े भी हो जाते हैं। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू है, ये क्या काम करेगा? नर्व्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी का होता है वो नर्वस टिश्यू से बना होता है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? CNS आता है और PNS आता है। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो हमारे सेंट्रल पार्ट में है, वो आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये बिल्कुल सेंटर पे पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो इनसे निकलने वाली नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, वो आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इन नर्वस सिस्टम की सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। अब एक एक करके इनके बारे में डीप स्टडी करते हैं जितना सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं? पूरे ऑर्गेनिज़म को हर एक बॉडी पार्ट को कवर करने वाला क्या होता है? अगर ये एक ऑर्गन है
अगर ये एक ऑर्गन है तो इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो कौन सी लेयर होगी? एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होगी। और अगर ये सबसे बाहर है, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर सबसे बाहर है यानी आउटर मोस्ट है, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर सबसे बाहर है यानी कि आउटर मोस्ट है, यानी कि ये क्या कर रहा है? कवर। और अगर कोई चीज़ किसी को कवर कर रही होती है तो वो क्या देती है? प्रोटेक्शन करती है। जो अंदर चीज़ें हैं, अंदर जो लाइनिंग्स हैं, अंदर जो सेल्स हैं, उनका ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन। क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। जो अंदर लेयर हैं सेल्स की, उनका क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। इसके क्या एक्स्ट्रा क्या काम होते हैं? दूसरी बात ये है कि अगर ये हर ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे हार्ट है, अगर यहाँ पे हार्ट है और यहीं पे लंग्स हैं, ये हार्ट है और ये लंग्स है। हार्ट के ऊपर अपना एपिथेलियल, हमने कहा ये हर ऑर्गन के ऊपर होता है, यानी हार्ट के ऊपर अपना एपिथेलियल लेयर, ठीक है। लंग्स के ऊपर अपना एपिथेलियल लेयर। तो एक और हमें यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यू का। क्या? ये दो ऑर्गन्स को अलग करने का काम करता है। यहाँ से दोनों को इसने अलग करके रखा हुआ है। तो इसने क्या किया? इसने किया बैरियर की तरह काम। कीप द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स अवे, सेपरेट। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे बैरियर का काम कर रहा है। दो ऑर्गन्स के बीच में क्या है? ये बैरियर है। बैरियर है दो ऑर्गन्स के बीच में, यानी उन्हें क्या कर रहा है? सेपरेट। क्या कर रहा है? सेपरेट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ठीक है। दो ऑर्गन्स को सेपरेट करने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका फंक्शन होता है मेनली सिक्रीटरी। पहला फंक्शन हमने क्या देखा था? प्रोटेक्शन। पहला फंक्शन हमने क्या देखा? प्रोटेक्शन। दूसरा हमने क्या देखा? बैरियर की तरह काम करता है और सेपरेट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। तीसरा फंक्शन क्या होता है इसका? सिक्रीशन। क्या फंक्शन होता है? सिक्रीशन। ये क्या सिक्रीट करता है? हमारे स्किन के ऊपर भी एपिथेलियम की लेयर होगी और वो क्या सिक्रीट करेगी? स्वेट को, पसीने को। क्या सिक्रीट करेगी? स्वेट। और ऑयल भी निकलती है स्किन से, तो क्या कहेंगे उसे? सीबम। स्वेट निकलता है, सीबम निकलते हैं, कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। स्वेट के साथ साथ कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। तो इनके सिक्रीशन का काम भी होता है एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। चौथा, कभी कभी ये सिक्रीशन के अलावा एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, यानी कि जो भी हम इसके ऊपर पड़ेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे ये चीज़ हम समझेंगे? अगर हम स्किन पे कोई दवा लगाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, बोरोप्लस लगाते हैं, तो उसको क्या करती है स्किन? एब्जॉर्ब करती है। स्किन उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो चार फंक्शन हो गए एपिथेलियल टिश्यू के: प्रोटेक्शन, बैरियर, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कितने टाइप का होता है। बहुत सारे टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है। उनमें से कुछ हमें पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं, और उनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू पहला होता है स्क्वामस एपिथेलियम। क्या होता है?
स्क्वामस एपिथेलियम। पहला क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम कैसा होता है? डायग्राम देखें इसका तो बिल्कुल पतली लेयर होती है सेल्स की, पतली लेयर्स होती हैं सेल्स की। फ्लैट, फ्लैट यानी कि बिल्कुल चिपटे चिपटे सेल्स होते हैं, फ्लैट फ्लैट सेल्स होती हैं। ये ऐसी लेयर अगर हमें दिखे कहीं तो हम क्या कहेंगे? ये स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर है। स्क्वामस एपिथेलियम में कैसे सेल्स हमें दिख रहे हैं? कैसे सेल्स हमें दिख रहे हैं? फ्लैट एंड थिन सेल्स, पतले और चिपटे सेल्स हमें दिख रहे हैं। दूसरी बात क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ मिलता है? क्योंकि ये पतले हैं तो ये ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ चीज़ों को इनके आर पार जाना होगा, जहाँ चीज़ों का एक्सचेंज होना होगा। तो एक हम क्या करते हैं, यही सबसे पतली लेयर है, हम इसको लगा देते हैं। हम कहेंगे ये पतली लेयर है तो हर चीज़ आसानी से इसके आर पार आ जा सकती है। तो एल्वियोलाई में, जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, वहाँ पर ये मिलता है। क्योंकि वहाँ क्या करना होता है? एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज करना होता है। और ये कहाँ मिलती हैं? इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में भी मिलती हैं। और कहाँ मिलती हैं? क्योंकि वहाँ भी ब्लड में भी, ब्लड वेसल्स में भी एक्सचेंज होना होता है चीज़ों का, इसलिए वहाँ मिलती हैं। और ये कहाँ मिलती हैं? कैविटीज़ ऑफ ब्लड वेसल की लाइनिंग में हो गया, इनर लाइनिंग यानी कैविटीज़ की लाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आउटर लेयर ऑफ स्किन में भी ये मिलती हैं। जो स्किन की आउटर लेयर होती है वहाँ से स्वेट को बाहर आना होता है, इसलिए एक पतली सी लेयर होती है। तो आउटर लेयर ऑफ स्किन, यहाँ भी क्या मिलेगा? स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? और कहाँ मिलेगा? ये मिलते हैं लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड माउथ, लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप, जहाँ से माउथ के बाद फूड अंदर जाता है, स्टमक में जाता है, नीचे जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस यानी फूड पाइप, उसकी लाइनिंग में होता है। और कहाँ होता है? ये होता है माउथ की लाइनिंग में। तो किसकी किसकी लाइनिंग में हो गया? लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड माउथ। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के एपिथेलियम की, दूसरे टाइप के एपिथेलियम की, यानी कि कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है उसके सेल्स कैसे दिखते हैं? डायग्राम बनाते हैं छोटा सा यहीं पे। जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है उसके सेल्स इस तरह से दिखते हैं, लंबे लंबे सिलेंडर जैसे सेल्स होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। इनका न्यूक्लियस होता है बेस पे। ठीक है, तो कैसी सेल्स हो गई यहाँ पे? यहाँ पे फ्लैट एंड थिन थी स्क्वामस में, तो इसमें कैसी हैं? लॉन्ग, लॉन्ग दिख रही हैं, सिलेंड्रिकल हैं सेल्स, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स मिलती हैं। किस में मिलती हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स? कॉल्यूमनर एपिथेलियम में मिलती हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? अब अगर ये लॉन्ग है, लंबे लंबे हैं, इसकी तरह पतले नहीं हैं, तो वहाँ होंगे जहाँ की लेयर्स को, इनर लेयर्स को हमें किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना होगा, तो ये लंबे लंबे हैं। अगर हम इन्हें लगा देंगे तो कोई भी चीज़ जल्दी यहाँ नीचे तक
नहीं पहुंचेगी। तो जहां हमें किसी चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वहां हम लगाते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ होता है जहाँ हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन। और हमें क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें कॉल्यूमनर देखना है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए और जहाँ पे एक्रॉस ट्रांसपोर्ट भी करना हो, एक्रॉस ट्रांसपोर्ट भी करना हो और क्या करना है, प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट भी करना है, इसीलिए हमने क्या लिया, सिंगल लेयर लिया, सिंगल लेयर लिया, एक ही लेयर लिया और प्रोटेक्शन के लिए लंबे लंबे ले लिए, सिंगल लेयर लिया और प्रोटेक्शन के लिए लंबे लंबे सेल्स ले लिए, ठीक है। इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ये होते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन। कहाँ होते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन में हमें चीज़ें डाइजेस्ट करानी होती हैं, एब्जॉर्ब कराना होता है, सिक्रीशन कराना होता है एंजाइम्स का, और हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। इसलिए हमें कॉल्यूमनर एपिथेलियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या काम करती हैं, अगर कॉल्यूमनर सेल्स कहीं प्रेजेंट हैं और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया। सीलिया क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर ये कॉल्यूमनर सेल्स प्रेजेंट हैं, इस तरह से कॉल्यूमनर सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम क्या कहेंगे, ये जो हेयर लाइक चीज़ें दिख रही हैं, बाल के जैसे हेयर लाइक चीज़ें दिख रही हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो अगर कॉल्यूमनर सेल्स में सीलिया प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। क्या काम होता है सीलिया का, हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। ये ट्रैकिया वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया हो गया, यहाँ पे होता है नोज़, ठीक है, यहाँ हो गया नोज़, ये हो गया ट्रैकिया जिससे हवा अंदर जाती है, सांस अंदर जाती है, ठीक है। इसके लेयर में यहाँ बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस एक ऑयल जैसा सब्सटेंस होता है, वो सिक्रीट होता रहता है और हमें इस म्यूकस को बाहर निकालना होता है। तो ये जो सीलिया होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होंगी उनमें सीलिया निकला हुआ होगा, उनमें सीलिया निकला हुआ होगा और सारे सीलिया एक साथ ऊपर की तरफ बीट करेंगे। जैसे नाव चलाते हैं वैसे ऊपर की तरफ बीट करेंगे और जो ये म्यूकस है वो बाहर आता जाएगा, क्योंकि म्यूकस को बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर म्यूकस लंग्स में पहुंच गया, वहाँ कलेक्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। इसीलिए म्यूकस को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे सीलिया होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा कॉल्यूमनर भी ख़त्म हो गया, स्क्वैमस भी ख़त्म हो गया। फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। स्क्वैमस एपिथेलियम में फ्लैट सेल्स होती हैं, तो ये वहाँ होंगी फ्लैट एंड थी सेल्स जहाँ हमें चीज़ों का एक्सचेंज बहुत तेज़ी से करना है। जैसे कि एल्वेलाई ऑफ लंग में गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का, ब्लड वेसल्स में, आउटर लेयर ऑफ स्किन से स्वेट का, और लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड माउथ में। कॉल्यूमनर एपिथेलियम हम वहाँ रखेंगे जहाँ हमें थोड़ा बहुत डिफ्यूज़न भी, एक्सचेंज भी, चीज़ों का आना जाना भी होगा और दूसरा कुछ मजबूती भी चाहिए। तो इसके लिए लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होंगी। ये लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होती हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होती हैं। और ये अगर इनमें सीलिया निकल आए, हेयर लाइक ग्रोथ हो जाए, तो सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, वो ट्रैकिया है, क्या होती हैं, वो बीट करती हैं एक साथ और नाव के जैसे नाव को चलाया जाता है उसी तरीके से ये ऊपर की तरफ म्यूकस को निकाल देती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, म्यूकस को
आउट कर देती हैं, म्यूकस को बाहर भेज देती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। 2 टाइप के हमने पढ़ लिए एपिथेलियल टिश्यू, और हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से एक चीज़ और जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि जो हमने अभी पढ़ा कॉल्यूमनर एपिथेलियम, क्या हमने पढ़ा था अभी? कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो हमने पढ़ा था, कॉल्यूमनर एपिथेलियम में अगर जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स थी, कॉल्यूमनर सेल्स थी इस तरह से, अगर ये मॉडिफाई हो जाए, मॉडिफाई हो जाए और सिक्रीशन करने लगे, सिक्रीशन यानी कि चीज़ों को सिक्रीट करने लगे, बाहर निकालने लगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा। तो ये कौन कौन से ग्लैंड्स में पाया जाता है? ये पाया जाता है स्वेट ग्लैंड्स में, जो कि स्वेट का सिक्रीशन करेंगे। ये पाया जाता है स्वेट ग्लैंड्स में, जो कि क्या सिक्रीट करेंगे? स्वेट ग्लैंड्स में स्वेट सिक्रीट करेंगे। और दूसरे होते हैं टीयर ग्लैंड्स में, ये होते हैं स्वेट ग्लैंड्स में और टीयर ग्लैंड्स में। स्वेट ग्लैंड में स्वेट सिक्रीट करेंगे, टीयर ग्लैंड्स में टीयर सिक्रीट करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में। कॉल्यूमनर के बाद तीसरा टाइप हमारा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम बहुत क्लियर है, इस नाम से इसका डायग्राम हम बना सकते हैं कि इसमें कैसी सेल्स होंगी? क्यूबॉइड शेप की सेल्स होंगी। कैसी सेल्स होंगी? क्यूबॉइड शेप की सेल्स होंगी। इस तरीके की सेल्स होंगी इसमें। इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कैसी सेल्स होती हैं? क्यूबिकल सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? क्यूबिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं क्यूबिकल सेल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम? ये होती हैं लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। जो किडनी होती हैं उनमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। ये और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है स्वेट और टीयर ग्लैंड्स में। सलाइवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड्स में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ हो गया? कहाँ कहाँ हो गया? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, सलाइवरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है? ये मोटे मोटे सेल्स हैं, तो इनका क्या काम होगा? सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इनका फंक्शन होता है। ये क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे टाइप के एपिथेलियम की जिसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। जो हमने अभी तक 3 टाइप के एपिथेलियम पढ़े, उनमें एक एक लेयर हमने बनाया, एक एक लेयर बनाया हमने सब में, चाहे वो हमने देखे थे स्क्वामस में भी एक एक लेयर बनाया। ठीक है, हमने कॉल्यूमनर में भी एक एक लेयर बनाया, और अब हम क्यूबॉइडल में भी एक ही लेयर बनाए थे। लेकिन ऐसा एपिथेलियम जिसमें एक के ऊपर एक कई लेयर ऑफ सेल्स बनती चली जाएं, एक के ऊपर एक कई लेयर ऑफ सेल्स बनती चली जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ये एक के ऊपर एक जो चीज़ें ऐसे कलेक्ट होती जाती हैं, इसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसलिए इस टाइप के एपिथेलियम को हम क्या कहेंगे?
स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो खास बात क्या है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की, कि इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक ढेर सारी लेयर्स होती हैं। यानी एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है, एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर होती है वो एक के ऊपर एक होती है, वन अप ओवर अनदर। वन कैसे होती है, वन अप ओवर अनदर, ठीक है, एक के ऊपर एक होती है। ये कहाँ मिलती है ये भी देख लेते हैं कि ये कहाँ मिलती है। अब ढेर सारी लेयर हैं तो वहीं मिलेंगी जहाँ हमें प्रोटेक्शन चाहिए होगा, मजबूती चाहिए होगी। ये कहाँ मिलती हैं, एपिडर्मिस ऑफ स्किन में मिलती हैं, ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन में मिलती हैं। और ये रियर एंड टीयर को प्रोटेक्ट करती हैं। इनका क्या काम होता है, प्रोटेक्ट रियर, वियर एंड टीयर, यानी छिलना फटना ये सब बचाती हैं। क्योंकि अगर हमारा हैंड है और इस पे घिस जाता है तो ये डैमेज ना हो, इसको बचाने के लिए बहुत सारी लेयर्स होंगी कि चलो एक लेयर डैमेज हो जाएगी, दो लेयर हो जाएगी, अभी भी हमारी बहुत सारी लेयर्स बची हुई हैं, ठीक है। तो ये काम होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम लेयर का। अब यहाँ पे पूरा एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं, नाम से समझ में आ रहा है ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, कनेक्टिव टिश्यू कहा गया, ठीक है। अब ये साथ ही एक और काम करते हैं, ये जिसको कनेक्ट करते हैं उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट अदर टिश्यूज़। तो ये कनेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है ब्लड, ब्लड के बाद आता है बोन, बोन के बाद आता है कार्टिलेज, कार्टिलेज के बाद आता है टेंडन, लिगामेंट। क्या क्या हो गया अब तक, हमने क्या क्या लिखा, हमने लिखा ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, और होते हैं एरियोलर एंड एडिपोज, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इतने टाइप के टिश्यू आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये लिक्विड होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या क्या होता है, इसका जो लिक्विड वाला फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और इसमें कुछ सेल्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सेल्स को क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में ज़्यादातर वाटर होता है क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, इसमें ज़्यादातर वाटर होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में होते हैं तीन चीज़ें, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स।
तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये जो ब्लड है वो फ्लो करता है किस में, ब्लड वेसल्स में। ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स में क्या चलता है, ब्लड। तो ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स में। और काम क्या कर रहा है, हर एक टिश्यू तक, हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक क्या पहुंचा रहा है, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इट ट्रांसपोर्ट्स। क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, खाना, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट, गैसेस हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। गैसेस हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये सेल्स तक पहुंचाता है। और वहाँ से वापस क्या ले आता है, वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है। हर एक सेल से वापस ले आता है वेस्ट मटेरियल्स को। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड। अभी ब्लड के बारे में इतना ही जानना है। नेक्स्ट हम जानते हैं बोन के बारे में। बोन्स में खास बात है कि बोन्स का एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स में बोन सेल्स एम्बेडेड होते हैं। बोन सेल्स मैट्रिक्स में पड़े हुए थे। ये मैट्रिक्स है, ये पूरा पोर्शन जो ये एरिया है जहाँ सेल्स नहीं है वो क्या है, मैट्रिक्स है। ये एरिया पूरा मैट्रिक्स है। और इसी मैट्रिक्स में बोन की जो सेल्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती हैं, घुसी हुई होती हैं। तो जो बोन का, क्योंकि बोन हार्ड होता है, हार्ड क्यों होता है, क्योंकि ये जो इसका मैट्रिक्स होता है ना, बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और किसका बना हुआ होता है, हार्ड होता है क्योंकि ये बना होता है फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है क्या, ये जो मैट्रिक्स है बोन का। तो बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है। ये लिखा है हमने, हार्ड होता है। और किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का। इसमें जो बोन सेल्स होते हैं, बोन के जो सेल्स होते हैं वो इसी मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड यानी घुसे हुए होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई बोन के बारे में। और बोन का काम क्या है, क्योंकि ये हार्ड है, स्ट्रॉन्ग, तो बोन्स क्या करती हैं, बोन्स क्या करती हैं, हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। किसे सपोर्ट करती हैं, मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। जैसे कि हमारे बॉडी में यहाँ लंग्स हैं, लंग्स को कवर कौन कर रहा है, लंग्स को कवर कर रही हैं रिब्स। तो इसी प्रकार से बोन्स, हर एक बोन का क्या काम होता है, सपोर्ट द ऑर्गन्स। कैसे ऑर्गन को सपोर्ट करती हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं उन्हें सपोर्ट करती हैं, उन्हें डैमेज होने से बचाती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या काम करती हैं, एक तो ये काम हो गया, और दूसरा क्या काम हो गया, एक तो सपोर्ट हो गया ऑर्गन्स को, दूसरा ये मसल्स को अटैचमेंट देने का काम करती हैं। ठीक है, कोई भी मसल होती है वो कहाँ जाके अटैच होती है, बोन्स पे। यानी ये एंकर करती हैं, अटैच करती हैं, जोड़ लेती हैं मसल्स को, एंकर द मसल्स। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, बहुत कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। एक ये बोन है, दूसरी ये बोन है, एक ये बोन है, दूसरी ये बोन है। दो बोन्स को आपस में जो जोड़ेगा, दो बोन्स को आपस में
जो जोड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? बोन टू बोन जो कनेक्शन बनाता है वो होता है लिगामेंट। जो दो बोन्स को आपस में जोड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। अब एक सिंपल चीज़ समझते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे एक बोन है हाथ में और एक यहाँ पर, और दोनों आपस में अटैच्ड हैं, तो जहाँ से बोन टू बोन अटैच्ड है वहाँ पर हमें क्या कराना है? मूवमेंट कराना है। जहाँ पर एक बोन दूसरे बोन से अटैच्ड है वहाँ पर मूवमेंट कराना है, तो इसलिए लिगामेंट लगाते हैं। तो लिगामेंट क्या कराएगा? मूवमेंट होने देगा। इसलिए लिगामेंट कैसा होता है? टफ एंड इलास्टिक। टफ एंड इलास्टिक। इलास्टिक होता है इसलिए मूवमेंट होने देगा। क्या होने देगा? मूवमेंट होने देगा, सॉरी। ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा ये? स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लिगामेंट जो होता है टफ एंड इलास्टिक होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ यानी मजबूती, एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी मूवमेंट होने देगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। दो बोन्स को अटैच करने वाला क्या हो गया? लिगामेंट। और अगर यहाँ पर कोई मसल आई अटैच होने, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मसल आई अटैच होने, ये एक क्या है? मसल है। क्या है? मसल है। तो बोन को मसल से अटैच कराने के लिए क्या लगता है? टेंडन। जहाँ बोन मसल से अटैच होती है वहाँ क्या यूज़ होता है? टेंडन। क्या यूज़ होता है? टेंडन। टेंडन क्या कराएगा? बोन को मसल से अटैच कराएगा। बोन टू मसल। बोन टू मसल क्या कराएगा? टेंडन। और लिगामेंट क्या करा रहा था? बोन टू बोन। बोन टू बोन अटैचमेंट करा रहा था। ठीक है। और टेंडन कराता है बोन टू मसल अटैचमेंट कराता है। ठीक है। और जहाँ पे भी टेंडन अटैचमेंट कराता है वहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा तो भी अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये चीज़ खींच के ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। इतनी दूर कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो मूवमेंट होगी मसल में बीच वाले पार्ट में होगी। तो टेंडन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, मूवमेंट नहीं होने देता है। टेंडन क्या करता है? मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी ये नॉन इलास्टिक होता है। कैसा होता है? ये इलास्टिक था, ये नॉन इलास्टिक होता है। अब अगर ये नॉन इलास्टिक होता है तो ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ तो देगा लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा। नो फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा ये? स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा देगा, यानी कि ग्रेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होगा, बट लिमिट्स। लिमिट्स यानी क्या चीज़ कम हो गई? फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने बोन पढ़ा, लिगामेंट पढ़ा और टेंडन भी पढ़ा। तो 4 टाइप की कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ चुके। पहला हमने पढ़ा ब्लड, दूसरा बोन, तीसरा लिगामेंट, चौथा टेंडन। ब्लड, बोन, लिगामेंट और टेंडन हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होती है? नाम से समझ में आ रहा है, डी के बाद ई हो गया, एरियोलर। एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू ये कहाँ मिलता है? स्किन और मसल्स के बीच में। कहाँ मिलता है? बिटवीन स्किन एंड मसल्स। कहाँ मिलता है? बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है।
ठीक है। और कहाँ मिलता है? अराउंड ब्लड वेसल्स। और कहाँ मिलता है? अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ मिलता है। और कहाँ मिलता है? नर्व्स में और बोन मैरो में। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के चारों तरफ मिलता है और बोन मैरो में भी मिलता है। बोन मैरो क्या चीज़ है? बोन के अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बोन मैरो। उन्हें हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहीं पे आरबीसी बनती है, यहीं पे डब्ल्यूबीसी बनती है, यहीं पे प्लेटलेट्स बनती हैं, ठीक है। एरियोलर टिश्यू के बारे में हमने इतना पढ़ा और नाम से समझ में आ रहा है एरियोलर टिश्यू यानी कि ये एयरी सेल्स होती हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? रिपेयर का फंक्शन होता है। रिपेयर सेल्स, जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं उन्हें रिपेयर करने का काम करती हैं। तो बोन्स हो गए, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, एरियोलर हो गया, ब्लड भी पढ़ लिया हमने। और अब हम पढ़ेंगे लास्ट कनेक्टिव टिश्यू जो कि है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज वो टर्म हम लोग कहीं भी यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है फैट से, यानी कि फैट कंटेनिंग सेल्स। ऐसी सेल्स जिनमें फैट भरा हो, ऐसी सेल्स जिनमें क्या भरा हो? फैट भरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडिपोज सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में कैसी सेल्स होती हैं? फैट कंटेनिंग सेल्स होती हैं। और जहाँ भी फैट कंटेनिंग सेल्स होंगी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? पहले ये देख लेते हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं एडिपोज सेल्स। ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होती हैं, बिलो स्किन। और फैट की लेयर एक मोटी लेयर होती है, तो ये एक इंसुलेटर का काम करती हैं। काम क्या होता है, यानी फंक्शन लिख रहे हैं शॉर्ट में। काम क्या होता है? इंसुलेशन, इंसुलेटर का काम करती हैं। एक्ट्स एज इंसुलेटर, यानी कि हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देती हैं, हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने से रोकती हैं, इंसुलेटर का काम करती हैं। ये हो गया। मोटे लोगों में ज़्यादा फैट होता है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं तीसरी टाइप की टिश्यू पे, तीसरी टाइप की एनिमल टिश्यू पे, जो कि है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये किस में प्रेजेंट होंगे? मसल्स में। इसमें कैसी सेल्स होंगी? लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इसमें लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होती हैं इनमें, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स कहते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू की सेल्स को क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं। इनमें अब क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू में यानी मसल फाइबर में क्या होता है? ऐसे टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये क्या करवाते हैं? ये करवाते हैं मूवमेंट। मूवमेंट कैसे करवाते हैं? कैसे कि अगर ये एक मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है, ये छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो गया। अगर ये हमारे हैंड का मसल फाइबर था और ये कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा होगा तो हमारा हाथ इस तरह से मुड़ जाएगा, घूम जाएगा। तो ये क्या कराया? मूवमेंट करवाया। क्या करवाया? मूवमेंट करवाया। और इसी तरीके से पैर में अगर मूवमेंट यही वाला पैर में होगा तो हम क्या कर लेते हैं? लोकोमोशन, चलते हैं, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू का यही मेन काम होता है, ठीक है। कैसे कराता है ये? इतना बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करना कहते हैं। जब कोई मसल छोटी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, और अगर छोटी से बड़ी हो गई तो उसे हम कहते हैं रिलैक्स करना। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये कैसे कर पाते हैं
क्योंकि इनमें होती है एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन। क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। कैसी स्पेशल होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। 2 टाइप की होती हैं, उनका नाम होता है एक्टिन और दूसरे का नाम होता है मायोसिन। 2 होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मस्कुलर टिश्यू में। कौन कौन सी? एक्टिन और मायोसिन। ये अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं इस तरीके से। एक्टिन पड़े होते हैं, ये हो गया एक्टिन, ये हो गया एक्टिन, ये हो गया एक्टिन, ये हो गया एक्टिन, ये हो गया मायोसिन, ये हो गया मायोसिन। जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ये जस्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं इस तरह से। इस तरह से ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। एक्टिन एक्टिन जो इतनी दूर दूर थे वो पास आए, मायोसिन के ऊपर चढ़ गए। जो दूर दूर एक्टिन थे वो पास आए और मायोसिन से चिपक गए। यानी जो इतना लंबा मसल फाइबर था वो इतना छोटा हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इनका अरेंजमेंट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? अरेंजमेंट और लेंथ। इनका अरेंजमेंट चेंज होने से लेंथ छोटी और बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मसल्स के बारे में। तो मसल्स क्या प्रोवाइड करती हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती हैं। और ये प्रोवाइड क्या करती हैं? ये प्रोवाइड कराती हैं इलास्टिक, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं इनमें, तो ये कैसे हुए? इलास्टिक होते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ इनमें ज़्यादा होता है। तनाव ये ज़्यादा सह सकते हैं, ज़्यादा तनाव ये सह सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये हो गया मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। मस्कुलर टिश्यू हमने कहा ये मूवमेंट करवाते हैं। मूवमेंट 2 टाइप की हो सकती है। 2 टाइप की मूवमेंट हो सकती है। ये जो मूवमेंट और लोकोमोशन की बात कर रहे हैं, ये 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है वॉलंटरी और एक हो सकती है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी यानी जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी पैर की मसल्स। हमें जब चलना होगा तब हम पैर की मसल्स को, हाथ की मसल्स को चलाएंगे और इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब चाहेंगे तब चलाएंगे। और दूसरा इनवॉलंटरी होती हैं मसल्स। कौन सी मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं? जैसे हार्ट में जो मसल्स है वो लगातार बीट कर रहा है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है, उसको हम अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते, तो कैन नॉट बी कंट्रोल, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो जो वॉलंटरी एक्शन कराए वो वॉलंटरी मसल्स, जो इनवॉलंटरी एक्शन कराए वो इनवॉलंटरी मसल्स। तो 3 टाइप की मसल्स होती हैं। पहला होता है स्ट्राइटेड मसल्स, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। कौन सा? स्केलेटल। ये स्केलेटल क्यों कहते हैं स्केलेटल मसल्स? क्योंकि ये बोन्स से अटैच होती हैं, स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं। और बोन्स से जो भी मसल्स अटैच होती हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब चाहेंगे हाथ हिलाएंगे, जब चाहेंगे नहीं हिलाएंगे। तो ये होती हैं वॉलंटरी। ये क्या होती हैं? वॉलंटरी होती हैं। इनके जो मसल फाइबर्स होते हैं, यानी जो मसल फाइबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? मसल फाइबर्स जो होते हैं
वो किस तरह के होते हैं? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट। कैसे होते हैं? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और एक एक मसल फाइबर में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। किस तरीके के होंगे ये हम बना देते हैं डायग्राम। लॉन्ग हो गया, सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर शेप का हो गया, और अनब्रांच कोई ब्रांचिंग नहीं निकली है, और न्यूक्लियस बहुत सारे। तो लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट ये होते हैं स्ट्राइटेड मसल। ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स की। दूसरा हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स को हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरल मसल्स। विसरल मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे विसरा में प्रेजेंट होते हैं। विसरा यानी कि हमारी बॉडी में अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब जगहों पे, यूट्रस, इन सब जगहों पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम विसरल मसल्स यानी स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो क्या हम हार्ट तो अलग होता है, हार्ट के मसल्स अलग से हम पढ़ते हैं, वो बहुत स्पेशल टाइप के होते हैं, तो वो आएंगे थर्ड में। अभी हमारे जो अदर ऑर्गन्स में, हार्ट को छोड़ के अदर ऑर्गन्स में जो इंटरनल ऑर्गन्स में मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन की मसल्स। इंटेस्टाइन मूव करता है अपने अकॉर्डिंग, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है इंटेस्टाइन के मसल्स में, इंटेस्टाइन यानी जीआईटी की पूरी मसल्स में। और कहाँ हो सकता है ये? यूट्रस में होता है, यूट्रस में होता है, एट्सेट्रा, बहुत जगह पे होता है। यानी कि सभी इंटरनल ऑर्गन्स में होता है एक्सेप्ट, कहाँ हमने बोला? हार्ट, क्योंकि हार्ट के लिए स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं, वो हम थर्ड टाइप में पढ़ेंगे। और स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो अनस्ट्राइटेड होते हैं। ये स्ट्राइटेड थे और ये अनस्ट्राइटेड होते हैं। स्ट्राइटेड क्यों कहा गया था इन्हें? क्योंकि इन मसल्स की ऊपर ऐसे ऐसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बैंड्स को स्ट्राइशंस, ठीक है। और ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, विसरल और नॉन स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। और हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। ये भी लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और यूनिसेलुलर होती हैं। लॉन्ग होती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं। इस तरीके से इनका शेप होता है, स्पिंडल जैसा इनका शेप होता है, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड होती हैं, लॉन्ग होती हैं और यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो इनमें कैसी सेल्स मिली हमें? लॉन्ग, स्पिंडल शेप्ड, यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप की हमने बता रखा है ऑलरेडी कि थर्ड टाइप की जो मसल्स होंगी वो हार्ट की मसल्स होंगी। हार्ट की मसल्स क्या नाम होगा? कार्डियक मसल। हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ होती है उसे हम कार्डियक कहते हैं। तो इन मसल्स का क्या नाम हो गया? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। और ये कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। यहाँ वाली जो स्ट्राइटेड मसल्स थी सिलेंड्रिकल थी, लॉन्ग थी, लेकिन ब्रांच नहीं थी। और यहाँ वाली सिलेंड्रिकल होती हैं, लॉन्ग होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। और यूनी न्यूक्लिएट, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। एक ही न्यूक्लियस होता है। तो सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड।
तो इसी के साथ हमारा मस्कुलर टिश्यू यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप का टिश्यू जो कि है नर्वस टिश्यू। फटाफट पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है मूवमेंट कराना। इनमें स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है। नाम होता है एक्टिन और मायोसिन। ये क्या कराते हैं, अपना अरेंजमेंट चेंज करा के ये लेंथ ऑफ द मसल को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसलिए ये इलास्टिक और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, स्ट्राइटेड यानी स्केलेटल मसल्स, ये वॉलंटरी होते हैं, और स्मूथ इनवॉलंटरी होते हैं, अंदर के ऑर्गन्स में होते हैं हार्ट को छोड़ के, और हार्ट वाले को कहते हैं कार्डियक मसल्स। सबका शेप और न्यूक्लियस के नंबर याद कर लेंगे। और अब हम आते हैं नर्वस टिश्यू पर। नर्वस टिश्यू हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले इसी के बारे में बताया था कि नर्वस टिश्यू कहाँ मिलेगा, नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होते हैं, CNS और PNS। CNS में क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। PNS में क्या आते हैं, इनसे निकलने वाले नर्व्स आते हैं। तो नर्वस टिश्यू कहाँ मिलेगा, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में, क्योंकि यही आते हैं नर्वस सिस्टम में और यही बने होते हैं नर्वस टिश्यू के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो नर्वस टिश्यू है इसके एक यूनिट को, एक सेल को क्या कहते हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल होता है। कैसा सेल होता है, स्पेशल टाइप का सेल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। एक स्पेशल टाइप का नर्वस सेल होता है। नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ये क्या है, नर्व सेल है। क्या है ये, नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल होता है। ये क्या काम करता है, इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है, इम्पल्स को जेनरेट करता है, बनाता है और कंडक्ट करता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो इम्पल्स को जनरेट और कंडक्ट करता है। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूरॉन का, यानी नर्व सेल का कैसा होता है, इस तरीके का होता है। इस तरीके से दिखता है एक न्यूरॉन। न्यूरॉन में एक सेंट्रल बॉडी होती है, मेन सेल बॉडी होती है। न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक मेन सेल बॉडी होती है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटॉन। इसको हम क्या कहते हैं, साइटॉन, यानी सेल बॉडी। सेल की जो मेन बॉडी है वो इतना सा पोर्शन है, इतना सा ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, साइटॉन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और यहाँ कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन्हें निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, वो अभी नहीं याद रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आएगा। और साइटॉन से कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, जिनमें ब्रांचेस बनते चले जाते हैं। छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, उनमें आगे भी ब्रांचिंग होती चली जाती है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, कॉम्प्लेक्स ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। इसको क्या कहा हमने, ये कहे जाते हैं डेंड्राइट्स। तो यानी दूसरा पार्ट क्या हो गया, डेंड्राइट्स। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स। ब्रांच स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। इसी में से एक ब्रांच बहुत लंबा होता है, उसको हम कहते हैं
AXON एक्सॉन। तीसरा क्या होता है? एक्सॉन। ये होता है लॉन्गेस्ट पार्ट और इसका जो एंडिंग होता है, एक्सॉन जब ख़त्म होता है उस पोर्शन को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो इतना होता है, इस तरह से दिखता है नर्व टिश्यू। यहाँ से इम्पल्स को रिसीव करता है, यहाँ से इम्पल्स आगे बढ़ता है, आता कहाँ है? सेल बॉडी में आता है, साइटोन में आता है और फिर ये एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जाता है और यहाँ से ये नेक्स्ट न्यूरॉन में, यहाँ से निकल के नेक्स्ट न्यूरॉन में केमिकल्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाता है। ठीक है, इतना सा ही अभी पढ़ना था नर्वस टिश्यू में और इसी के साथ ये टिश्यूज़ का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।